तो लास्ट क्लास में हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वर्टिकल सर्कल। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आपको मैंने बताया ही था। सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा होगा तो भी डायरेक्शन तो चेंज होता ही रहता है लगातार उसका, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, मान लो इस जगह पर यहां पर ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड इधर की तरफ होगी। जब वही ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तब स्पीड इधर की तरफ होगी। यही यहां पहुंचेगा, स्पीड इस डायरेक्शन में होगी। स्पीड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है। इसका मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट हो, लेकिन अगर आप बात करोगे डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन यहां लगातार चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन। कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन होना चाहिए जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। डायरेक्शन का चेंज होना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, और वेलोसिटी चेंज तभी होती है जब वहां पर कोई एक्सेलरेशन, और यहां पर वही एक्सेलरेशन कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होता है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं mr⍵²। ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और क्योंकि आपको मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव करवाया था पूरा, याद करिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना निकलवाया था, v²/r या फिर r⍵²। सिर्फ यहां पर मास का मल्टीप्लाई हो गया और ये फोर्स बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई डाउट इसमें तो बताइए। क्लियर? तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो उस ऑब्जेक्ट पर देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वैल्यू mv²/r है या फिर mr⍵² है। बिल्कुल इसी तरीके का मिलता जुलता एक फोर्स और होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो उस ऑब्जेक्ट पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है या फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरीके का बोलो स्यूडो फोर्स है। कैसा फोर्स है? स्यूडो फोर्स है, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में आता है। किसमें आएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा हो, एक्सेलरेटेड। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेटेड है, और सर्कुलर मोशन बोलो हमेशा ही एक्सेलरेटेड होता है। क्लियर? सो किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कि सर्कुलर मोशन में है, तो उस सर्कुलर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे या उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को बैठा लोगे तो उसके ऊपर फोर्स हमेशा लगेगा आउटवर्ड्स। दैट आउटवर्ड फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कहने का मतलब अगर हम लोग ऐसा कोई एक डायग्राम बनाएं, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन में है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो लाइक दिस, तो ये ऑब्जेक्ट पर तब इस पर तो जो फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये जो अंदर रखा हुआ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल है और ये वाला सेंट्रीफ्यूगल है। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझो ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। कैपिटल M, लेट अस सपोज इट इज मास ऑफ द केबिन। ये उस केबिन का मास है। तो अगर ये रेडियस r है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज कैपिटल mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लगा? केबिन पर लगा। तो मास भी किसका है? ये केबिन का है। लेकिन अगर इस केबिन के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास में मान लू स्मॉल m, ये वाला मास अगर स्मॉल m मान ले, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? दैट इज स्मॉल mv²/r। दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेंट्रीपिटल किस पर लगा है? केबिन पर, तो केबिन का मास।
सेंट्रीफ्यूगल किस पर लगा है? केबिन के अंदर जो है उस पर। क्लियर? तो उसका मास। कोई डाउट? क्लियर? थोड़ा सा और इसी चीज को हम लोग और डेप्थ में समझेंगे जब हम लोग अपना अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने चल रहे हैं दैट इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल का सिंपल सा मतलब यह हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल सर्कल। और ये इस सर्कल का मान लीजिए सेंटर है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं से मान लो चलना शुरू करता है, तो जब वो यहां पे रहा होगा तो ये इसका रेडियस है, यहां कहीं पहुंचा होगा तो ये रेडियस हो जाएगा। अब देखिएगा जो जो चीजें हम लोग शो कर रहे हैं, यहां पर इसकी स्पीड मान लेते हैं u है, जब यहां पर पहुंचेगा बेटा तब स्पीड हमने मान लिया v के बराबर है एट दिस पॉइंट। ये रेडियस r के बराबर है, ये भी रेडियस है, r के ही बराबर होगा, ऑब्वियस है। ये रेडियस भी r के बराबर है और ये वाला ये भी r के ही बराबर है, तो इसको भी मैं लिख रहा हूं इट इज इक्वल टू ऑल्सो r। क्लियर है? अब देखिएगा जरा, लेट अस कंसीडर ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। A के रेफरेंस में B वाला पॉइंट बेटा कुछ ऊंचाई पर है क्या? अगर A के कंपैरिजन में देखें तो ये कुछ इतनी ऊंचाई पर है, सही है। अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लूं इसको, तो ध्यान से देखिएगा ये r है, ये थीटा है, तो क्या ये r cos थीटा हो जाएगा? दिस डिस्टेंस विल बिकम r cos थीटा। अब जरा ये मुझे बताइए, अगर ये टोटल r है, ये r cos थीटा है, तो ये कितना होगा? इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं h, वर्टिकल हाइट जो ये कवर कर लिया h, दैट h इज r माइनस r cos थीटा, तो क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? दिस इज वर्टिकल हाइट, A से B तक जाने में जो वर्टिकल हाइट उसने कवर किया दैट इज h। सही है। दूसरी चीज एनर्जी के बारे में सोचते हैं। वैसे तो एनर्जी अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो कई बार टीचर इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाते हैं जहां वर्क एनर्जी पावर पढ़ा लेते हैं उसके बाद। लेकिन देखो 9th क्लास तो सबने पढ़ी है, तो इतना तो हमको पता ही है कि एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दो होती है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, हाफ mv² फार्मूला होता है, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है, mgh उसका फार्मूला होता है। इतना तो जानते ही हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको पता ही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बाकी इन डेप्थ हम बात करेंगे आपसे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, तो डिटेल में बात करेंगे कि कब कंजर्वेटिव फोर्स हो, कब नॉन कंजर्वेटिव हो, क्या हो। लेकिन जितना 9th क्लास में आपने पढ़ा है, केवल उतने के ही बेसिस पर अगर हम बात करें तो आपको ये आइडिया है कि यहां पर कौन सी एनर्जी है इसके पास। अगर स्पीड u है तो यहां पर कौन सी एनर्जी है? हाफ mv²। बोलो यार, काइनेटिक एनर्जी। सही है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। लेट अस कंसीडर ये हमारे पूरे डायग्राम का सबसे नीचे वाला पॉइंट है। अगर ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है तो इसी लाइन को, सबसे नीचे वाली इस लाइन को हम लोग मान लेते हैं रेफरेंस लाइन। इस लाइन को क्या मानते हैं? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का बेटा मतलब ये होता है कि इस लाइन पर पहली बात पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाती है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का सोचो फॉर्मूला होता है mgh, और h जो होता है, हाइट जो होती है, पोजीशन किसी चीज का जो होता है, वो डिपेंड किस पर करता है? ऑब्जर्वर पर, कि ऑब्जर्वर उसको कहां से नाप रहा है। अगर मान लो कोई चीज हमने यहां बनाई है, ठीक, आप लोग इस क्लास में बैठे हो तो आप लोग यहां से नापोगे, सही है। कोई बाहर सड़क पे खड़ा हुआ बच्चा है तो सड़क से नापेगा, और सड़क से बोलो कुछ ऊंचाई पर तो आप ऑलरेडी है। जब आप बिल्डिंग में एंटर करते हो तो थोड़ा ऊपर ऐसे स्लोप बना है ना, तो कुछ ऊंचाई पर तो आप ऑलरेडी हो। इवन सोचो अगर यही क्लास ग्राउंड फ्लोर की बजाय फर्स्ट फ्लोर पर होती, इमेजिन करो आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो, और वहां पर भी अगर मैं कहता बेटा ये मैंने 1 लिखा है, बताओ इसकी हाइट क्या है, तो तुम
उस फ्लोर से नापते हैं यहां से लेके यहां तक। बोले यार, लेकिन अगर रियलिटी में देखो तो आदमी ये भी तो कह सकता है भाई तुम पहले ही फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो तो फर्स्ट फ्लोर की भी तो हाइट जुड़ गई। नहीं समझ में आ रही बात भाई, फर्स्ट फ्लोर की भी तो हाइट जुड़ गई। मान लो कोई यहां पे बैठा हो, इस टेबल पे बैठा हो इसके ऊपर, तो वो यहां से हाइट नापेगा। ठीक, हम नीचे बैठे हैं तो हम नीचे से नापेंगे, कोई इस पे बैठा होगा तो यहां से नापेगा। भाई हाइट किस पर डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर पर, कि आप मेजर कहां से कर रहे हो सकता है सेम इसी वन को आप यहां नीचे से देख रहे हो सकता है कोई थर्ड फ्लोर पे हो, उधर वो सामने वाले ना वहां से झांक रहा हो, तो उसके लिए तो फिर हम लोग नीचे हो गए। बोले यार, तो आपके लिए अगर ये पॉइंट हाइट पर है तो किसी दूसरे के लिए, मान लो कोई पंखे पे बैठा हो वहां से ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसके लिए डेप्थ पे होगा, है ना। तो MGH जो है वो बोलो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग हो जाएगा तो सबका आंसर अलग अलग आने लगेगा। तो इस चीज को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम लोग फिगर में एक लाइन बना लेते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, जहां मनो वहां बना लो। तो मैं फिलहाल सबसे नीचे वाली लाइन को रेफरेंस लाइन मान लेता। रेफरेंस लाइन का मतलब हो गया अब सारे बच्चे हाइट कहां से नापेंगे? यहीं से नापेंगे, यहां नीचे से, यहां से, यहां से, यहां से नहीं नापेंगे। हम हमेशा अब यहीं से, इस पूरे डायग्राम में सभी लोग यहीं से नापेंगे। तो कंफ्यूजन वाली वो बात खत्म हो गई। क्लियर? तो अब जरा सोचो, अगर इसकी हाइट 0 है बेटा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, सिर्फ कौन सी थी? काइनेटिक, तो हमने लिख दिया हाफ mv²। लेकिन बी वाले पॉइंट के पास बोलो हाफ mv² भी है, और साथ ही साथ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, देखो m से m कैंसिल, इस 2 को उधर भेजो, क्या ये ऐसा बन जाएगा? तो लेट अस सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। ये भी 2 था, उसी को मॉडिफाई करके हम ये ले आए, तो इसको भी मैंने नाम दे दिया 2। अब थर्ड चीज पर आते हैं, और थर्ड चीज है फोर्स। इस पॉइंट पर जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचा होगा बेटा, इसका वेट तो हमेशा लग ही रहा होगा। अगर कोई रस्सी है तो उस रस्सी में टेंशन भी रहा होगा। और सोचो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। इस mg के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर की तरफ mg cos थीटा और इधर की तरफ mg sin थीटा। जरा सोचिएगा, अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ, और वो सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? रस्सी का टेंशन। क्लियर? तो जरा चेक करिएगा, क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं P माइनस mg cos थीटा। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, क्या वो T माइनस mg cos थीटा है? बताओ भाई, T इधर की तरफ है, mg cos थीटा बाहर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा? T माइनस। सेंटर की ही तरफ क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में। अगर सर्कुलर मोशन में तो देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, एंड दैट फोर्स इज T माइनस mg cos थीटा। और बोलो यही सेंट्रीपिटल है? बोलो यार, यही कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल। तो दैट इज इक्वल टू mv² बाई। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसकी डिफरेंट कंडीशंस को समझने चल रहे हैं। कि आप मुझे अच्छा बताओ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां नीचे से एक रस्सी से हमने एक ऑब्जेक्ट को बांधा और उसको हमने ऐसे ऐसे किया 2-4 बार, और ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं, ठीक, कितनी कंडीशंस इसके हो सकते हैं? क्या क्या हो सकता है यहां पर? मतलब कितने केसेस, कितने तरह का मोशन हो सकता है इस ऑब्जेक्ट का? ऐसे से अगर मैं घुमा रहा हूं, कितने तरह के मोशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? सबसे पहली पॉसिबिलिटी सोचो, सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई लूपिंग हो जाएगी। लूपिंग मतलब नीचे से हमने स्पीड दिया, वो पूरा घूम गया, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसको बोलते हैं लूपिंग हो गई। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब यहां से हमने ऐसे फेंका, यहीं पे एनर्जी खत्म हो गई, वापस अब ऐसे ऐसे कर रहा है, ये भी हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है?
थर्ड में बी कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्कल। हो सकता है हमने ऐसे ऐसे घुमाया और वो ईंटा निकल गया, तो ऐसे चला जाएगा। ये भी तो होता है। जब हम लोग छोटे थे, स्पेशली मैं जब छोटा था, तो मैं पतंग बड़ा उड़ाता था। तो मैं जब पतंग उड़ाता था, दूसरे की पतंग लूटनी उड़नी होती थी, तो हम लोग एक लंगड़ बनाया करते थे। कोई वही क्या बोलते हैं उसको, जो सफेद कलर का होता है जिससे पतंग उड़ाते हैं। मांझा तो कलर वाला होता है ना शायद, हम लोग सद्दी बोला करते थे। अब क्या बोलते हैं आई डोंट नो, उस समय यही बोलते थे। तो वो समझ लो रस्सी है, उस रस्सी में एक पत्थर बांधा, ईंटा और लंगड़ तैयार। जिसकी पतंग दिख रही बढ़िया, बस मारो उसी के ऊपर, चाहे जितनी ऊपर हो। भाई ईंटा है तो ईंटा चला ही जाएगा, और बस उसके जहां उस पर गया अब पकड़ खींच दो, उसकी पूरी पतंग नीचे आ गई। वैसे ही वाला सिस्टम। लेकिन कई बार घुमाते समय क्या होता, तो हम घुमा ही रहे हैं और ईंटा निकल गया, ईंटा निकल के कहीं और चला गया। तो कई बार किसी खोपड़ी में लग जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। ये सब खूब बवाल होता था। ठीक है, तो कुछ वैसी 3 पॉसिबिलिटीज यहां पर है। पहला है लीविंग, दूसरा है ऑसिलेशन, और तीसरा है लूपिंग। 3 कंडीशंस है। अब हम लोग ये तीनों को एनालाइज करने वाले हैं, कब लूपिंग होगा, कब ऑसिलेशन होगा, और कब वो सर्कल को लीव करेगा। सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन ऑफ लूपिंग। ये बताओ बेटा, कंडीशन ऑफ लूपिंग क्या हो सकती है? लूपिंग कब होगा? अच्छा एक चीज बताओ, लूपिंग का मतलब ये सर्कुलर मोशन में बना रहे। सर्कुलर मोशन में बना के रखने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल यहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? डायग्राम में पर्सन है क्या? नहीं है। कौन यहां पे है जो टेंशन? बोलो, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? टेंशन। टेंशन इज द ओनली फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल। सही है। mg cos थीटा तो अपोज कर रहा है, सिर्फ टेंशन है जो सेंट्रीपिटल दे सकता है। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि लूपिंग हो, मतलब टेंशन बना रहे रस्सी में, रस्सी में अगर टेंशन बना रहेगा तभी वो सर्कुलर पाथ पर रहेगा, अदरवाइज वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो जब भी लीविंग द सर्किल की बात होगी तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि भैया रस्सी का टेंशन क्या हो गया? खत्म, जीरो। रस्सी में टेंशन जहां जीरो हुआ, वो सर्कुलर पाथ को तुरंत बोलो छोड़ देगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे बना रखने के लिए ये चाहिए ही चाहिए, बिना इसके सर्कुलर पाथ पे हो नहीं सकता। क्लियर है? ठीक। अब जरा लूपिंग की बात करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन जरा सोचो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंचा दूं, उसके बाद ये थोड़ा भी इधर मूव कर जाएगा तो बोलो घूम जाएगा। अगर सोचो ऑब्जेक्ट को नीचे से मैं इतनी एनर्जी दे दूं कि वो नीचे से यहां तक पहुंच जाए, अब इसके बाद जरा भी इधर हुआ तो घूम जाएगा। सही है। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर रस्सी में टेंशन जीरो ना हो, मतलब सर्कुलर मोशन में बना है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचने के बाद अगर टेंशन जीरो हो गया तो धड़धड़ा के गिर जाएगा, खत्म। बोलो यार। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर जरा भी टेंशन होगा तो बोलो सर्कुलर मोशन में बना रहेगा, और अगर सर्कुलर मोशन में बना है तब तो फिर आगे ऐसे इधर से तो जरा भी इधर गया तो बस तुरंत गिर जाएगा नीचे। सही है। और जहां ये घूम गया लूपिंग हो गई। क्लियर? तो लूपिंग की कंडीशन हमारे पास ये है। सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ लूपिंग। कंडीशन ऑफ लूपिंग बेटा ये है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। अब जरा डायग्राम देख, टेंशन किस पॉइंट पर बात हो रही है? यहां पर। और ये वो पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग जरा सोचिएगा थीटा कितना है। इस पॉइंट पर थीटा कितना है? 180। वही मैंने लिखा है वहां, एट थीटा इज इक्वल टू 180, यानी इस वाले पॉइंट पर टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ठीक। टेंशन अगर सेफ साइड में आपसे बात करूं तो बोलो टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एट दिस पॉइंट। क्या ये समझ में आई बात? सेफ साइड की बात करें तो टेंशन क्या होना चाहिए? 0 से ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट। लेकिन अगर हम लोग यहां पे सॉल्व कर ही रहे हैं तो लेट अस कंसीडर क्रिटिकल केस। लेट अस कंसीडर क्रिटिकल केस। और क्रिटिकल केस ये है
कि जब थीटा हमारा 180 के बराबर हो तब टेंशन हमने कितना मान लिया, C। एकदम क्रिटिकल केस की बात कर ले। क्रिटिकल केस का मतलब इससे सॉल्व करके अभी जो स्पीड हम निकालेंगे ना वो होगी मिनिमम स्पीड, कि भाई मिनिमम इतनी स्पीड होगी तभी वो पार करेगा, इससे कम होगी तब तो वो पार कर ही नहीं सकता। क्लियर? तो इसलिए मैं क्रिटिकल लेके चल रहा हूं ताकि मिनिमम पता चल जाए। जैसे आप खुद ही सोचो, लॉजिकल क्वेश्चन अगर हमें कोई बनाना है तो मैं आपसे यही तो पूछूंगा, बेटा ये बताओ कि मिनिमम कितनी स्पीड इस पॉइंट पर दें, नीचे कितनी स्पीड मिनिमम दे कि ये लूपिंग कर जाए, ये तो पूछेंगे। या हम उल्टा पूछेंगे कि बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी दे कि ये लूपिंग कर जाए, तो मैक्सिमम तुम दो चाहे जितनी बनो। बोलो यार, अगर मैं यहां पे मान लो मिनिमम कंडीशन सॉल्व होकर आती है 5 मीटर पर सेकंड, अगर यहां दोगे तभी ये पार कर पाएगा, ठीक? तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, चाहे जितना 6, 7, 10, 15, 20, 25, 1000, 10,000 चाहे जितना दो तुम, घूमेगा इसे से। तो लॉजिकल क्वेश्चन क्या हुआ, मिनिमम। देखो फिजिक्स है, जब मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स में मोर देन 90% टाइम में हमें पहले ही पता होगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम, क्योंकि यहाँ लॉजिक भी चलेगा ना साथ में, खाली मैथमेटिक्स तो है नहीं, यहाँ लॉजिक भी चलेगा। So we have considered a critical case in which angle is 180 and tension is 0. Now we have these three equations, ठीक? और जरा सोचो, अगर टेंशन 0 हो गया, एंगल 180 हो गया, तो यहां रखते हैं 0 माइनस कॉस 180, 0 माइनस mg कॉस पाई। बोलो यार, यही लिखा था, चेक कर लो। T माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, टेंशन की जगह 0, एम जी कॉस पाई इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। बोलो कॉस पाई कितना होता है, -1, वो माइनस और ये माइनस, तो बोलो एम जी बराबर क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई। क्या ये बात कुछ समझ में आई? बोलो यार, ये v स्पीड कहां की है, ये v स्पीड कहां की है, टॉप की। यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम स्पीड है वो बोलो कितनी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी अंडर रूट जी आर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर स्पीड अंडर रूट जी आर से कम है तो बोलो लूपिंग किसी भी हालत में नहीं हो सकती, करेक्ट। और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड अपने को पता है तो क्या यूजिंग सेकंड इक्वेशन हम लोग इनिशियल स्पीड भी निकाल सकते हैं, सही है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। तो जरा v स्क्वायर बेटा बताओ कितना आएगा, gr प्लस 2g। और एक चीज मुझे बताइए, h कितना होगा, h कितना होगा, डायमीटर के बराबर है ना। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर प्लस 4gr, यानी कि 5gr। तो क्या मिनिमम इनिशियल स्पीड मिल गई, बोलो यार। और मिनिमम इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा, अंडर रूट 5gr। अगर आपको रेडियस पता है, और रेडियस बोलो उसी रस्सी की लंबाई के बराबर होगा, ठीक। अगर रेडियस हमको पता है तो बोलो नीचे वाले पॉइंट पर मिनिमम स्पीड भी हमको पता है कि सर जब मिनिमम अंडर रूट 5gr दोगे तब ये ऐसे घूमेगा, या टॉप मोस्ट पॉइंट पर सर जब स्पीड अंडर रूट gr बचेगी तभी वो घूमेगा, अदरवाइज वो लूपिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताइए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना है इस कंडीशन में, अभी कितना लिया हमने, 0। तो ये भी एज अ रिजल्ट दिमाग में रखना कि कंडीशन ऑफ लूपिंग में हमने टेंशन कितना लिया है अभी फिलहाल, 0। ये क्रिटिकल कंडीशन, ठीक। और अगर स्पीड मिनिमम इतनी है और इससे थोड़ी ज्यादा होगी तब तो सेफ है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई मिनिमम ये चाहिए ना, अगर इससे ज्यादा तुमने दे दिया तब तो बढ़िया ही है, तब तो आराम से घूमेगा। और उस कंडीशन में टेंशन 0, तब टेंशन की कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी, सही है। अच्छा टॉप मोस्ट पॉइंट पर बात करो,
वो तो हो गया। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर बात करो। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, तो बेटा थीटा कितना होगा एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, या इसी को इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं भाई। एट इनिशियल पॉइंट थीटा कितना था वहां पर, थीटा कितना था चेक करिए, थीटा कितना है यहां पर, ये यहीं पे होगा उस समय, थीटा विल बी 0। और अगर थीटा 0 है तो यहां पे मैं रखूंगा 0। तो जरा चेक करिएगा, टी माइनस एम जी कॉस 0 इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर होगा। बोलो भाई, ठीक। कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये एम जी उधर जाएगा, तो टी बराबर एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, और v मतलब फाइनल स्पीड। बोलो यार, v मतलब यहां पर अगर मैं इस पॉइंट के लिए, देखो ये इक्वेशन जो है ये एक जनरल इक्वेशन है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप लगाते हो बस उस पॉइंट की स्पीड क्या होनी चाहिए v। तो हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं। अगर मैं सबसे नीचे ही वाले पॉइंट के लिए इसको लगा रहा हूं तो एंगल कितना हुआ 0, और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर स्पीड कितनी है, तो क्या यहां पे u हो जाएगा। भाई सबसे नीचे वाले पॉइंट के लिए लगा रहे हैं ना, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे u स्क्वायर, सही है। और ध्यान से देखिएगा u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो जरा बताइए क्या आएगा, m बाई आर टाइम्स 5gr, r से r कैंसिल, टेंशन कितना आया, टेंशन कितना आया, सोचो, सही है। अरे भाई mg प्लस 5mg, mg प्लस 5mg कितना आएगा। इसका मतलब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लूपिंग कराते हो टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो टेंशन कितना हो सकता है, मिनिमम 0। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन कितना होगा, √6 mg। तो सबसे ज्यादा टेंशन में कौन सा पॉइंट है, नीचे वाला। क्लियर है, ठीक। तो बोलो हमको टेंशन पता चल गया, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे पहले तो स्पीड बताओ, पता है, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन पता है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर स्पीड पता है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर टेंशन भी पता है। इज दिस क्लियर, ठीक। अब किसी भी जनरल पॉइंट की बात करेंगे, मान लो सबसे नीचे सबसे ऊपर की बात ना करें, किसी जनरल पॉइंट की बात करेंगे तो उसका हमको कोई ना कोई एंगल पता होगा ना, जो भी एंगल पता होगा वो हम उठा के रख देंगे फॉर्मूले में अपने। बोलो यार, अगर एंगल 60 डिग्री है तो हम 60 रखेंगे, कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके की ये हो गया कंडीशन ऑफ लूपिंग, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट था कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन और कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किट। जरा सोचिएगा, मैं उसका डायग्राम एक बार मैं फिर से बना रहा हूं, क्योंकि बार बार उस स्लाइड पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ये है मान लो वही सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता है, यहां स्पीड उसकी u है, यहां कहीं तक हम लोगों ने शो किया था, यहां पर स्पीड v के बराबर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और mg इधर लग रहा था, ये टेंशन था, ये एंगल थीटा था, इधर की तरफ mg cos थीटा था। बोलो, इधर mg sin थीटा भी था लेकिन उसका कोई यूज है नहीं तो मैं बना नहीं रहा। क्लियर है, ठीक। और ये हाइट कितनी थी भाई, h, दिस हाइट वाज h। ये a पॉइंट है हमारा और ये हमारा b पॉइंट है। अब जरा सोचिएगा, अगर आपसे बात हो रही है कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन के लिए बेटा सोचो क्या रिक्वायर्ड होगा। ऑसिलेशन मतलब क्या कंडीशन बन सकती है, सोचो। जैसे उसमें हमने बताया कि भाई 180 एंगल होने पर अगर टेंशन है तो लूपिंग हो जाएगी, ठीक। ऑसिलेशन का मतलब क्या, जीरो हो,
टेंशन जीरो हो जाएगा तो क्या वो सर्कुलर पाथ पे रहेगा? और ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन मतलब किस पाथ पर है? सर्किल में है कि नहीं है ना? तो टेंशन तो होना चाहिए। बोलो यार, अगर सोचो सोचो, अगर ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे ऐसे, पाथ सर्किल वाला है कि नहीं है? अगर सर्किल वाला पाथ है तो देयर मस्ट बी टेंशन। बिना टेंशन के सर्किल वाले पाथ पे बोलो ऑब्जेक्ट रह ही नहीं सकता। सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं तो कम तो फिर कितनी कम? तो हमको देख स्टैंडर्ड, देखो कंडीशन चाहिए, ठीक है? कंडीशन स्टैंडर्ड ये है कि जब ऑब्जेक्ट यहां से इधर कहीं तक पहुंचे, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन टेंशन जीरो ना हो। सोचो, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए और टेंशन जीरो ना हो, क्या इस सिचुएशन में ऑसिलेशन होगा? वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ऑब्जेक्ट यहां से फेंका, यहीं पे वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब यहीं से वापस ऐसे करेगा। टेंशन जीरो है नहीं, मतलब रहना किस पाथ पर है? तो सर्कुलर पाथ पे बना हुआ, ऐसे ऐसे कर रहा है। बोलो यार, सही है? और कंडीशन ऑफ लीविंग की जरा बात करो। थर्ड वन इज कंडीशन ऑफ लीविंग। उसकी कंडीशन बताओ जरा, क्या होगा? और वेलोसिटी इस बार उल्टा, टेंशन जीरो हो गया बट वेलोसिटी जीरो। अगर टेंशन जीरो हो गया तो मतलब वो सर्कुलर पाथ पर अब मूव नहीं करेगा। वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसका मतलब आगे तो जाएगा। तो ये वही वाला सीन हुआ कि यहां से आपने फेंका, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पहुंचा, टेंशन खत्म, तो अब उसने सर्कुलर पाथ छोड़ दिया बट वेलोसिटी है, तो ऐसी वेलोसिटी से कहीं चला गया, वहां जा गिरा। क्या ये बात समझ में आया? तो यहां से आपने फेंका, यहां तक आने के बाद अब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर ऐसे जा रहा है, तो ऐसे कहीं जाके गिरेगा। कुछ बात समझ में आई? ये हो गया आपका लीविंग द सर्कल, लाइक दिस। सो वी हैव दीज टू कंडीशंस, ठीक? टेंशन जीरो हो जाए, वेलोसिटी ना जीरो हो तो लीव कर जाएगा। वेलोसिटी जीरो हो जाए, टेंशन ना जीरो हो तो ऑसिलेट करेगा, मतलब ऑसिलेशन होगा वहां पर। अब मैटर ये है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा इस पूरे मोशन के दौरान जिस पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ऐसे ही कोई एक पॉइंट और होगा जिस पर टेंशन जीरो हो जाएगा। तो एक एक करके आइए एनालाइज करते हैं। लेट अस कंसीडर, सबसे पहले यहां पर हमें क्या जीरो करना है? वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी को जीरो करना चाहता हूं तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वेलोसिटी को जीरो करना चाहता हूं तो क्या u स्क्वायर बराबर 2gh होगा? सो इफ v इज जीरो देन फ्रॉम इक्वेशन 2 u स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2gh। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को एक हाइट मिल जाएगी, दैट इज u स्क्वायर अपॉन, ये वो हाइट है जिस पर वेलोसिटी क्या होगी? ये वो सर्टेन हाइट है जिस पर यहां तक पहुंचे, इस हाइट तक पहुंचते ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो वो वहीं से वापस लौटेगा। सही है? सेम ऐसी कोई एक हाइट होगी जिस पर टेंशन जीरो होगा, बोलो, तो वो भी जीरो करते हो। टेंशन वाला एक्सप्रेशन बोलो इक्वेशन नंबर 3 से मिलेगा आई थिंक। हाँ, सो दैट वाज, याद है ना, t माइनस एम जी कॉस थीटा, t माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर दिस। तो टेंशन अगर जीरो हो जाएगा तो माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। सो माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है? देखो यार, हमको हाइट चाहिए, जैसे हमने यहाँ हाइट निकाली तो वैसी हाइट हमको यहां भी चाहिए। कैसे मिलेगा? देखो, m से m पहली बात कैंसिल करिए, माइनस का g cos थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस cos थीटा को देखो, ये cos थीटा को भी मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकता हूं, यहां से मैं cos थीटा निकाल सकता हूं। कितना आएगा cos थीटा? यहां से r माइनस एच अपॉन आर आएगा, क्या चेक करो,
cos थीटा की यहां से वैल्यू जो आएगी, क्या वो r माइनस एच अपॉन r आएगा? क्या वो 1 माइनस एच अपॉन r है? बोलो यार, समझ में आ रहा है? cos थीटा यहां से कितना आएगा? r माइनस एच अपॉन, देखो मैं लिख रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस एच अपॉन r। तो क्या ये 1 माइनस एच बाई आर है? बोलो यार, है? तो 1 माइनस एच बाई, कुछ गड़बड़ हो बता देना भाई, ठीक है, बराबर वी स्क्वायर बाई आर। और वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते? देखो हमको चाहिए यू स्क्वायर के टर्म्स, ठीक? तो यूजिंग इक्वेशन 2, वी स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर माइनस, सो वी कैन राइट हियर यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन आर। फिर काम करते हैं, ये आर वही कैपिटल आर लिख लेते हैं, अगर यहां कैपिटल आर रेडियस है तो भाई वो भी कैपिटल आर लिख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस जी टाइम्स आर माइनस एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। आर से आर कट गया, ये बना माइनस का जी आर प्लस का जी एच बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसको इधर ले आओ, 3gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी आर। तो यहां से बेटा h कितना मिला? सही है। तो एक ये हाइट मिली है, एक ये हाइट मिली है जिस पर टेंशन क्या हो जाएगा? 0। एक ये हाइट मिली है जिस पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सही है। मान लो जिस सर्कुलर पाथ पर ये मूव कर रहा है उसका रेडियस है फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगर बेटा ये वाली हाइट हमारी सॉल्व होकर के आई, इमेजिन करो ये वाली हाइट सॉल्व होकर के आई 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 भी नहीं, ये वाली मान लो, हाँ ठीक है चलो 6 सेंटीमीटर, और ये वाली सॉल्व होकर के आई 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। ये कितना आया? 8। तो क्या होगा? सोचो क्या होगा, इमेजिन करो 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ये हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, क्या होगा? 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक, तो ये हाइट कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर। भाई इसी का अबाउट तो घूम रहा है, ये मान लो हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक। यहां से जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा, बोलो पहले 6 सेंटीमीटर वाली हाइट आएगी, आएगी, और जैसे ही 6 सेंटीमीटर वाली हाइट आई, बोलो तुरंत वेलोसिटी क्या हो गई? जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई, बोलो यहीं से क्या वो वहां तक पहुंचेगा? तो यहां पे क्या होगा? क्या होगा? पक्की बात है। और अगर मान लो 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 8 सेंटीमीटर आया और ये 6 सेंटीमीटर आया, इस बार 6 सेंटीमीटर आते ही टेंशन 0 होगा, वो तुरंत सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, और जहां छोड़ देगा तो अब इसकी बात आएगी नहीं, तो लीव कर जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस कंसीडर ये वाला जो हाइट है ये h1 है, और ये वाला जो हाइट है वो h2 है फॉर एग्जाम्पल। नाउ वी आर डिस्कसिंग द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। तो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन बेटा ये हो गया, h1 शुड बी लेस देन, अगर h1 छोटा है, ये पहले ही पॉइंट मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर वाला पॉइंट पहले ही मिल गया, तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। बोलो यार, और अगर वो छोटा होगा तो इसकी नौबत नहीं आएगी। सही है। तो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया? h1 लेस देन, और कंडीशन ऑफ लीविंग क्या हो गया? h2 लेस देन। अब आइए सॉल्व करते हैं जरा। h1 लेस देन h2 का मतलब ये हो गया,
ये चीज समझ में आई कि नहीं आई पहले तो ये बताओ, सही है ना। तो लीविंग सॉरी ऑसिलेशन का कंडीशन ये हो गया, H1 ये है भाई u स्क्वायर अपॉन 2g लेस देन H2, और H2 कितना है, g से g कैंसिल हो गया, ये 3 इधर भेजो तो 3u स्क्वायर लेस देन 2u स्क्वायर प्लस 2gr, तो इसको भी इधर ले आओ, u स्क्वायर लेस देन 2gr, इसका मतलब u शुड बी लेस देन अंडर रूट 2gr। ठीक, तो जब इनिशियल स्पीड अंडर रूट 2gr से छोटी होगी तब क्या होगा, ऑसिलेशन। क्लियर। और यहां पे देखो अगर H2 लेस देन H1 है तो H2 खुद क्या है, u स्क्वायर प्लस gr अपॉन 3g, दिस इज लेस देन u स्क्वायर अपॉन 2g, g से g कैंसिल हुआ, ये इधर आएगा 2u स्क्वायर प्लस 2gr लेस देन 3u स्क्वायर, इसको इधर भेजो तो 2gr इज लेस देन u स्क्वायर, इट मींस u इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2gr। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्पीड अंडर रूट 2gr से ज्यादा है तब क्या होगा, लीविंग। अगर स्पीड अंडर रूट 2gr से कम है और अगर अंडर रूट 5gr से ज्यादा है, इसका मतलब सब कुछ समराइज करो जरा आप, तीनों चीज पता है ना, समराइज करिए हर चीज को, समराइज करो भाई। अगर स्पीड लेस देन अंडर रूट 2gr है, इनिशियल स्पीड की बात हो रही है सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, है ना, तो क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, बिल्कुल सही है। अगर स्पीड ग्रेटर देन अंडर रूट 5gr है तब क्या होगा, लूपिंग। अगर स्पीड ग्रेटर देन अंडर रूट 2gr है तो क्या होगा, लीविंग। लेकिन एक चीज सोचो, अंडर रूट 2gr से ज्यादा तो ये भी है, बोलो यार, इसका मतलब अंडर रूट 2gr से लेकर कहां तक, अंडर रूट 5gr तक। तो अगर स्पीड अंडर रूट 2gr से ज्यादा है, सॉरी कम है, तो ऑसिलेशन। अंडर रूट 2gr से अंडर रूट 5gr है तो लीविंग का केस बन सकता है। अंडर रूट 5gr से ज्यादा है तो 100% लूपिंग। कोई डाउट इसमें? इन्हीं के करस्पॉन्डिंग अगर आपको मान लो इनिशियल स्पीड पता हो तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग फाइनल स्पीड आप निकाल सकते हैं? बोलो यार, किस इक्वेशन से निकालोगे फाइनल स्पीड? अगर u पता है तो बोलो v निकाल सकते हैं, जहां अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड। देखो अभी तो मैंने एक रेंज बताई है, यहां पर ये पूरे बड़े से इस डेरिवेशन में हम लोग रेंज निकालते हैं कि अंडर रूट 2gr से कम होगा सर तो वो वहां पे ऑसिलेशन करेगा, 2gr से 5gr के बीच में होगा अंडर रूट के अंदर, 2gr से अंडर रूट 5gr तक होगा तो लिविंग हो सकती है। लेकिन एक रेंज बताया ना, अब क्वेश्चन में तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी कि 12 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 12 मीटर पर सेकेंड किस रेंज में आ रहा है। जिस भी रेंज में आएगा बस वही होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर आपको मान लो पता चल गया है कि 12 मीटर पर सेकंड जो है वो ऑसिलेशन की रेंज में है, तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग हम v वगैरह सब निकाल सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे आप रखोगे एंड यू विल गेट इट। कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। ये एक बड़ा सा डेरिवेशन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, उनको समझ नहीं आता ये सब क्या है, कब लीविंग हो रहा है, कब ऑसिलेशन हो रहा है। क्या ये समझ में आया? ठीक। एक चीज बताओ, अगर रस्सी की जगह रॉड ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा? लीविंग नहीं हो पाएगी पहली बात, ठीक है। और रॉड के केस में लूपिंग वाला जो कंडीशन है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वहां टेंशन कभी जीरो होएगा ही नहीं। बोलो यार, तो टेंशन जीरो होने वाला वहां पर कोई पॉसिबिलिटी होएगा ही नहीं, क्योंकि रॉड है। तो भाई रॉड, रस्सी तो है नहीं कि रस्सी तो ऐसे सिकुड़ के गिर सकती है, कोई ऑब्जेक्ट गिर जाएगा, रॉड तो गिरना नहीं है।
तो इसका मतलब अगर वो रॉड टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया है तब तो फिर घूमेगा ही घूमेगा। बोलो यार, ठीक। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसके पास सिर्फ थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए, जरा भी स्पीड होगी तो बस जरा भी आगे बढ़ा तब तो घूमेगा ही घूमेगा। क्लियर है? तो बस यही था आपका मोशन इन वर्टिकल सर्कल। इसी में एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है कोनिकल पेंडुलम का, तो कोनिकल पेंडुलम की बात करेंगे अगली क्लास में। बहुत ही आसान है। फिलहाल आज की क्लास में आप लोग केवल यही टॉपिक को पूरा खूब रिवाइज करो और ये डेरिवेशन को एक बार लिखिएगा ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा आए क्या है। ठीक है।